हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आपको 1857 की क्रांति के बारे में बताया था कि कैसे 1857 की जो क्रांति थी वो कैसे सबसे पहले 1856 में बंगाल में चलती है। बंगाल में शुरुआत होता है जहां पर एक सिपाही होते हैं 34वीं एनफील्ड बटालियन का, जिसका नाम था मंगल पांडे। और मंगल पांडे ने जो नई राइफल आई थी और उस नए राइफल में जो चर्बी वाला कारतूस इस्तेमाल किया जाना था उसी को लेकर के विद्रोह किया। हालांकि 8 अप्रैल 1856 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है, लेकिन शुरुआत वहीं से होती है जिसकी गुंज मेरठ में आती है। मेरठ में कदम सिंह उसका नेतृत्व करते हैं और वहां से वो विद्रोह करके दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली में इसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर यानी द्वितीय करते हैं। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज हम ये आपको चर्चा करने वाले हैं कि 1857 की जो क्रांति थी, इस 1857 की क्रांति का यानी विद्रोह का मुख्य रूप से कारण क्या था। यानी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर में आपका पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के कारण क्या क्या थे। तो अगर देखा जाए सूक्ष्म दृष्टिकोण से दोस्तों, तो इसमें क्रांति के हम लोग 4-5 कारण को देखते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं बताने का जो बच्चों को समझाया जा सकता है। मूल रूप से जिसमें एक कारण हम पढ़ते हैं, थोड़ा हम आपको बता रहे हैं, राजनीतिक कारण। क्या होता है? राजनीतिक कारण। वैसे अगर आपसे कोई आदमी कहे कि इसका कारण क्या था, तो अक्सर लोगों के जबान से ये निकल जाती है कि 1857 की क्रांति का कारण तो चर्बी वाला कारतूस था। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन चर्बी वाला कारतूस एक तत्कालिक कारण था। जो बड़े आग के जो ढेर बन रहे थे बारूद के, उसमें वह चिंगारी का काम किया। अदरवाइज देखा जाए तो 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि किसी एक दिन में नहीं बनी थी। इसकी तो पृष्ठभूमि अगर देखा जाए तो 1764 के बाद, बक्सर के बाद ही बनना शुरू हो गया था। लेकिन धीरे धीरे सारे कारणों के इकट्ठा होते होते एक नजदीक आया और 1857 की क्रांति में जब अंग्रेजों ने अंतिम रूप से चर्बी वाले कारतूस को ला करके प्रयोग किया, तो वहीं से क्रांति भड़क उठी और उसको हमने एक तात्कालिक कारण मान लिया। लेकिन पहला कारण एक राजनीतिक माना जाता है। इसके अलावा एक आर्थिक कारण भी माना जाता है कि कुछ आर्थिक कारण भी 1857 की क्रांति में रहे हैं। इस आर्थिक कारण के अलावा अगर देखा जाए तो हम सामाजिक एवं धार्मिक कारण भी मान सकते हैं। तीसरा यानी सामाजिक एवं धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक एवं धार्मिक कारण मान सकते हैं। चौथा हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक कारण सैनिक कारण भी था। क्या था? सैनिक कारण। उसके बाद कुछ अन्य कारण भी होते हैं और लास्ट में तत्कालिक कारण, जिसे हम चर्बी वाला कारतूस कहते हैं। आज दोस्तों इस वीडियो में हम इन्हीं कारणों का एक एक करके एक्सप्लेनेशन करेंगे कि क्या क्या कारण में था जिसके वजह से 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से चली। और हालांकि क्रांति असफल हो गई, लेकिन कहते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का शायद नींव इसने रख दिया। और एक बार ये लोगों के अंदर तो जुनून जगा ही दिया कि अगर हिंदुस्तान एकजुट हो जाए तो भारत से अंग्रेजों को हटाया जा सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले राजनीतिक कारण। पहला हम आपको बताना चाहेंगे राजनीतिक कारण क्या था। तो देखिए, भारत में 2 व्यक्ति आए थे। एक व्यक्ति का नाम डलहौजी था और दूसरे का नाम था वेलेजली। डलहौजी और वेलेजली दोनों ही भारत के क्या थे? गवर्नर जनरल हुआ करते थे। दोनों ही विस्तारवादी नीति को अपना रखा था। दोनों ही भारत में अपनी क्या कर रहा था? साम्राज्य को फैलाने की राय था। और दोनों ने ही एक अलग अलग समय पर अलग अलग नीति लेकर के आया था। वेलेजली जो भारत में आया था ये 1798 में आया था और 1805 ईस्वी तक हिंदुस्तान में गवर्नर जनरल बन करके रहा था। इसी दौरान इसने 1798 में भारत में एक संधि लेकर आया था जिसका नाम था सहायक संधि। क्या था? सहायक
संधि। इसी ने अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो आप याद रखिएगा भारत में सहायक संधि का जन्मदाता वेलेजली को माना जाता है। अब आप कहिएगा कि ये सहायक संधि क्या था, ठीक है, क्या क्या था, तो आप देखिएगा कि इसमें कहा गया है कि सहायक संधि, ठीक है, सहायक संधि का मतलब ये था कि जो राजा भारत में, जो हमारे राज्य हुआ करते थे, जो राज्य भारत में सहायक संधि को स्वीकार करेंगे वो क्या करेंगे, कुछ शर्तों को स्वीकार करेंगे। उन शर्तों में से एक शर्त ये भी था कि आप अपना विदेश नीति स्वयं न चला करके ब्रिटिश चलाएगी, आपका अपना सेना नहीं होगा, आपके अपने आदमी जरूर होंगे लेकिन उस सेना का नेतृत्व तो मैं करूंगा और साथ ही साथ हमारे वहां पर पुलिस असिस्टेंट होंगे। इस प्रकार से कुछ और भी शर्तें थी, कुल मिला जुला कर 4-5 शर्तें थी जो हम लोग चर्चा करेंगे। इन शर्तों के अलावा, इन शर्तों से शुरुआती दौर में भारतीय रियासतों को तो ये लगा कि ये बिल्कुल सही है और हम इसके माध्यम से बहुत ज्यादा आजाद हो जाएंगे, अंग्रेज हमारे सारे काम कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे आगे चल करके हम इसमें फंसते हुए नजर आने लगे और एक तरह से अंग्रेज हमारे रियासत पर पूरी तरह से अपनी पकड़ मजबूत करने लगे, जिसके वजह से भारतीय रियासत अब इनसे नाराज हो गए थे और वो इनसे मुक्ति प्राप्त करना चाहते थे। इसीलिए हम कहते हैं कि सहायक संधि एक क्या बन जाता है, राजनीतिक कारण बन जाता है। अब देखिए इस सहायक संधि को लाने वाला कौन था, वेलेजली था, जिसे 1798 में लाया था और इसे स्वीकार करने वाला जो व्यक्ति था, पहला रियासत जो था वो हैदराबाद था, जो हैदराबाद का शासक निजाम ने सबसे पहले 1798 में सहायक संधि को स्वीकार करता है। इसके बाद कई सारे ऐसे राज्य होते हैं, रियासत होते हैं जो धीरे धीरे हमारे इसको स्वीकार करने का काम करते हैं। ठीक इसी प्रकार दूसरा व्यक्ति एक डलहौजी था, इसने एक भारत में नीति लेकर के आई थी जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति या विलय नीति के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या लाया था, डलहौजी ने विस्तारवादी नीति के तहत अंग्रेजों के हड़प नीति या विलय नीति या इसी को हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को कहते हैं, इसने लागू किया। अब आप कहिएगा कि सर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति क्या थी या हड़प नीति क्या थी या विलय नीति क्या थी, तो देखिए पहले ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। भारत में बहुत पुराने जमाने से, बहुत पहले से ही एक नीति चली आ रही थी, एक परंपरा चली आ रही थी कि अगर कोई राजा हो, आज भी चलती है, आज भी ये परंपरा टूटा नहीं है, आज भी है कि अगर कोई राजा है और उसका अपना खुद का कोई पुत्र नहीं है तो किसी दूसरे पुत्र को गोद ले करके और अपना उत्तराधिकारी उसे बना सकता है, अपने साम्राज्य का मालिक बना सकता है, जिसे हम दत्तक पुत्र कहते हैं, और इस तरह से वो अपनी वंश की परंपरा आगे बढ़ा सकता है। ये हमारे यहाँ नीति पहले से चली आ रही थी। अंग्रेजों ने 1848 में, कब, तो 1848 में एक नीति जो लेकर के आया जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति कहते हैं। इस नीति में उन्होंने ये कहा कि अब हिंदुस्तान में दत्तक पुत्र लेने की परंपरा समाप्त कर दी जाएगी, अर्थात अब कोई राजा ऐसा है जिसका अपना कोई खुद का पुत्र नहीं है तो वह अब किसी दूसरे व्यक्ति के पुत्र को दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता है, और जब वो स्वीकार नहीं करेगा तो उसका राज्य अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया जाएगा। यही नीति थी जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या विलय नीति या हड़प नीति के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब ये जैसे ही नीति आया, इसमें सबसे भारत में जैतपुर, सतारा, झांसी, अवध, इन सब जगहों पर मिलाने की परंपरा शुरू हो गई। झांसी को भी मिलाया जा रहा, झांसी भी था इसमें, क्योंकि झांसी की रानी का अपना खुद का कोई पुत्र भी नहीं था, वो तो दत्तक पुत्र को ही लेकर के लड़ रही थी। तो ऐसे में कई राज्य थे जहां पर, संबलपुर भी था, ठीक है, उदयपुर भी था, बघाट भी था, जहां पर राजा जो थे वो दत्तक पुत्र को लिए हुए थे। ऐसे में उनकी सारी राजपट्टी छिन जाती। इसीलिए इन लोगों ने इस नीति के खिलाफ विद्रोह करने का निर्णय लिया। इसलिए जो ये नीति हड़प नीति थी एक राजनीतिक कारण बनी और 1857 की क्रांति में ये भूमिका निभाने लगी।
अब आपको मेरे ख्याल से दोनों ही बातें समझ में आ गई होगी कि डलहौजी ने जो नीति लाया उसे हड़प नीति कहते हैं, वेलेजली ने जो नीति लाया उसे सहायक संधि के नाम से जानते हैं। तो अब देखिए, लेफ्स की नीति को लागू किया और क्या कहा कि दत्तक पुत्र या गोद लेने की नीति को अवैध घोषित कर दिया, यानी अब ये सही नहीं है। बात समझ में आ रही है ना कि अब ये बातें नहीं मानी जाएगी, अब आप कोई दत्तक पुत्र नहीं ले सकते हैं। हड़प नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने कानून बनाया कि कोई भी ऐसा शासक जिसका स्वयं के संतान नहीं है वह किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकता है, वह किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकता और उसकी मृत्यु के बाद उसका कोई वंशज नहीं है, इसलिए सारा शासन अंग्रेजों के अधीन चला आएगा। यही थी क्या? यही थी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स की नीति, जिसके कारण भारत के राज्य रियासत अंग्रेजों से खफा हो गए और उन्होंने 1857 की क्रांति के रूप में इसे कारण के रूप में स्वीकार किया, जो सब कोई एक बार इकट्ठा होने लगे। पहली बात समझ में आ गई होगी, जो मैंने समझाया वैसे ही लिखा। अब सहायक संधि क्या थी? तो मैंने समझाया ना कि इसे 1798 में वेलेजली द्वारा लागू किया गया। सबसे पहले इसे हैदराबाद के निजाम के शासक निजाम ने स्वीकार भी किया, यानी अपनाया गया था। इसके अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा शासकों से एक सहायक संधि की जाती थी। इस सहायक संधि के अंतर्गत शर्तें हुआ करती थी। क्या शर्तें हुआ करता था भाई? तो इसके अंतर्गत ये शर्त होता था कि जब आप सहायक संधि को स्वीकार करिएगा तो राजा अपनी स्वयं की सेना नहीं रख सकता था। क्या कर सकता था? अपनी स्वयं की सेना नहीं रखेगा, उसके सेना पर हमारे अधिकारी का कब्जा होगा। अंग्रेजों की सेना को राजा के क्षेत्र में नियुक्त किया जाएगा, दूसरी कंडीशन थी। तीसरा था कि युद्ध या कोई भी संधि नहीं कर सकता राजा, उसको राजा को संधि करने से पहले अंग्रेजों से राय लेनी पड़ेगी। चौथा, इन सभी शर्तों की वजह से राजा की शक्ति कमजोर हो जाती थी और धीरे धीरे अंग्रेज उसके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया करते थे। सेना का सारा खर्चा राजा द्वारा ही उठाया जाएगा, डलहौजी द्वारा। अब देखिए, ये सारी पांचों जो नीतियां थी ना, शुरू में तो देखने में बहुत अच्छा लगता था, इसलिए भारतीय रियासत के राजाओं ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन धीरे धीरे वो आंतरिक रूप से अपनी सारी शक्ति खो देते थे और एक तरह से अंग्रेजों के ऊपर निर्भर हो जाते थे, जो आगे चल करके उन्हें अपने राज्य को छोड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं मिलता था। इसीलिए वो लोग भी नाराज हो रहे थे। इसके अलावा डलहौजी ने क्या कहा कि डलहौजी द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को यह कहा गया कि लाल किला को छोड़ने को कहा गया कि लाल किला आप छोड़ सकते हैं, और नाना साहब को पेंशन बंद भी कर दिया गया। ये भी कुछ कारण थे इनके अंदर, जिसके वजह से 57 की क्रांति आगे बढ़ी। तो कारण समझ में आया ना? पहला राजनीतिक कारण में ये दो बातें महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा बहादुर शाह जफर को लाल किला छोड़ने का आदेश और नाना साहब का पेंशन बंद करना, ये चार ऐसे राजनीतिक कारण थे जो 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। इसके अलावा आर्थिक कारण भी कुछ थे। अब आर्थिक कारण क्या थे जी? तो आपको अच्छी तरह पता है कि इस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल रही थी और उसके कारण मशीनों से बना माल सस्ता हो गया था। ऐसे कंडीशन में इसे भारत में लाकर बेचा जाने लगा, जिससे कि भारत में स्थित उद्योगों का बड़ा नुकसान हुआ, होना ही होना था, क्योंकि भारत के जो उद्योग थे उसको भारत के मजदूर अपने हाथों से कारीगरी के माध्यम से सामान का उत्पादन करते थे और वही सामान लंदन में मशीन के द्वारा बना करके हिंदुस्तान में लाकर सस्ता बेचा जा रहा था। तो आप बताइए ना, कौन व्यक्ति महंगा खरीदेगा? जो सस्ता सामान होगा वही तो खरीदेंगे। तो सस्ता का सामानों को खरीदने के लिए लोगों ने इच्छा जाहिर की और ऐसे में भारतीय उद्योग में बने सामानों की बिक्री कम होने लगी। तो भारतीय उद्योगपति भी इससे नाराज थे। पहला वजह, इन उद्योगों में काम करने वाले कारीगरी और इन उद्योगों के मालिकों को भी हानि के कारण यह सब भी अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए थे, मजदूर और
मालिक सब। अंग्रेजों की व्यापारिक नीति के कारण भी भारत का विदेश व्यापार लगभग समाप्त हो गया था, क्योंकि भारतीय वस्तुओं पर ना ये लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाते थे, जिसके कारण भारत की वस्तु लंदन में नहीं बिकती थी और वो अपना सामान वहां बिकते थे। इसके वजह से भारत के लोग क्या थे, अंग्रेजों से नाराज थे आर्थिक रूप से। और इनके अलावा जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी के समय जितना अंग्रेजों ने भारत का शोषण किया था आर्थिक रूप से, इन सब से ये लोग नाराज थे। इसीलिए ये एक आर्थिक कारण के रूप में उभर के आया, जिससे भारतीय व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ। पांचवा कारण कि अंग्रेजों द्वारा लागू की गई जमींदारी व्यवस्था के कारण भी किसानों का क्या हुआ, शोषण हो रहा था। किसानों ने भी इस विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छठा कारण क्या था, छठा, अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीय लोगों पर बड़ी मात्रा में कर लगा दिए गए, जिसके वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया। और इसी वजह से इन सब ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में हिस्सा लिया, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक कारण के नाम से जानते हैं। तो अभी आपने देखा ना कि दो कारण हुआ, राजनीतिक कारण और एक आर्थिक कारण। इसके अलावा तीसरा जो कारण था उसका नाम सामाजिक और धार्मिक कारण था। क्या नाम था, सामाजिक और धार्मिक कारण। क्या होता जी, तो आपको भी पता है कि हमारे यहाँ समाज में बहुत सारी कुरीतियां थी। हिंदुस्तान के समाज में बहुत सारी कुरीतियां थी, लेकिन वो हमारी परंपरा का हिस्सा था, इसलिए हम उन कुरीतियों को ढो रहे थे, लेके आगे बढ़ रहे थे। अंग्रेजों ने उन कुरीतियों को खत्म करने का प्रयास किया, जिससे भारतीयों को लगा कि अंग्रेज हमारे समाज में दखल कर रहे हैं। इसके कारण वो इनके विद्रोही बन गए। जैसे हमारे यहाँ एक कुरीति थी सती प्रथा, बाल विवाह, ये दोनों के दोनों कुरीतियां थी। इसके अलावा और भी थे, बाल विवाह भी था, विधवा पुनर्विवाह नहीं था हमारे यहाँ। अब इनको ना अंग्रेजों ने समाप्त करने का निर्णय लिया, जिसके कारण भारतीय लोग भड़क गए कि अंग्रेज हमारे समाज में क्या कर रहे हैं, दखल अंदाजी कर रहे हैं। इसीलिए सामाजिक और कुछ धार्मिक कारण भी थे, हमारे धर्म को नष्ट कर रहे थे। कई तरह की अफवाहें फैली हुई थी कि ईसाई धर्म आकर के भारत में हिंदू धर्म को नष्ट कर रहा है, कहीं आटे में हड्डियां मिलाई जा रही है, चर्बी वाला कारतूस था। इन सब कारणों से धार्मिक लोग क्या थे, बड़ी नाराज थे। तो इस क्रांति का एक कारण सामाजिक और धार्मिक कारण भी था। ईसाई पादरी द्वारा भारत के लोगों को लालच देकर उन्हें जबरदस्ती क्या किया जा रहा था, ईसाई बनाया जा रहा था। एक कारण ये हुआ। दूसरा, इस वजह से भारतीय लोग अंग्रेजों के खिलाफ थे। अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थित कई मान्यताओं, जैसे कि सती प्रथा को खत्म करना, बाल विवाह पर रोक लगा देना, ये सब हिंदुओं ने अपनी आस्था के विरुद्ध माना इसको और अंग्रेजों का विरोध किया। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया। ये भी हमारे लिए दुख की बात थी कि हमारे अंग्रेजी तो है नहीं, हमारी तो संस्कृत भाषा है, हम उसका प्रसार करेंगे तो अंग्रेजी करके हमारे परंपरा को तोड़ रहे हैं। तो इन सब के वजह से हमने इनका साथ नहीं दिया। इसके अलावा कोशिश की, जिस वजह से लोगों का असंतोष बढ़ गया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि सामाजिक और धार्मिक कारण क्या था। यानी समाज की कुरीतियों को जब उन्होंने खत्म करने की कोशिश की तो हमें बड़ा दुख हुआ कि हमारे समाज में वो हस्तक्षेप कर रहे हैं, धर्म में हमारे हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ हमारे सैन्य कारण भी थे। ये कारण क्या थे, तो परेड के दौरान हमारे सैनिकों के साथ बदसलूकी होती थी। इसके अलावा गोरे काले या नस्लीय भेदभाव होता था। हमारे यहाँ समुद्र पार करके जाना, युद्ध लड़ना उचित नहीं था और ये लोग भेजते थे, कानों में बाली और अन्य चीजों को रोका जाता था, टीका लगाने को रोका जाता था। इससे हमारे सैनिक जो थे काफी ज्यादा नाराज थे और इस विद्रोह में उन्होंने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो देखिए, परेड के समय भारतीय सैनिकों से बुरा व्यवहार किया जाता था और भारतीय सैनिक इस अपमान का बदला लेना चाहते थे। अंग्रेजी सैनिकों के मुकाबले भारतीय सैनिकों को काफी कम वेतन भी दिया जाता था, जिस वजह से वे नाखुश रहते थे। भारतीय सैनिकों को प्रोन्नति जल्दी नहीं होती थी, यानी प्रमोशन जल्दी नहीं होती थी या होती ही नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा वो सिपाही से हवलदार बन सकता था। और नस्लीय भेदभाव
ज्यादा होता था, इसीलिए भारत के सैनिकों ने विद्रोह करने का निर्णय लिया। तो एक चौथा कारण क्या बना? सैन्य कारण। अब पांचवा कारण कुछ अन्य कारण भी थे, जैसे अंग्रेजों द्वारा पेशवा बाजीराव के द्वितीय उत्तराधिकारी नाना साहब के पेंशन बंद कर दी गई, जिस वजह से वह अंग्रेजों के विरोध में थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को लेने की आज्ञा नहीं मिली, जिस वजह से अंग्रेजों के वो भी विरोधी बन गई। और सतारा और नागपुर जैसी रियासतों को जबरदस्ती अंग्रेजों के साम्राज्य में मिलाया गया, इसलिए इस वजह से भी वहां के शासक अंग्रेजों के विरोध में थे। अन्य क्षेत्रों में भी स्थित जमींदार और सरदार भी अंग्रेजों के विरोध में थे, क्योंकि जबरदस्ती उनकी जमीनों को छीन लिया गया था। इन सब कारणों का एक भंडारा तैयार हुआ ही था कि इसी बीच में तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस घी में आग में घी का काम करना शुरू किया। तो अंतिम कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस, जिसे हम क्या कहते हैं? छठा यानी तत्कालिक कारण, यानी गाय और सुअर वाला कारतूस पहले अंग्रेजी सेना में ब्राउन बेस होता था। यानी पहले पुरानी राइफल का नाम क्या था? ब्राउन बेस राइफल नाम था। लेकिन जो नई राइफल आई थी, इसको न्यू एनफील्ड राइफल कहते थे, उसमें जो बुलेट था उसके ऊपर एक लेप लगा हुआ था। वो लेप को के ऊपर कागज होता था, दांतों से खींचना पड़ता था, और वही लेप सुअर और गाय के चर्बी से बनता था, जिससे हमारा धर्म नष्ट होता था। इसी के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ भारत के लोगों ने इस क्रांति में भाग लिया और ये तत्कालिक कारण बन गया। प्रयोग किया जाता था, परंतु वह राइफल बहुत ज्यादा पुरानी थी। इसी वजह से अंग्रेजों ने इस राइफल का प्रयोग की जगह एनफील्ड राइफल के प्रयोग की शुरुआत की। इस राइफल के कारतूस में ऊपर की ओर एक ग्रीस लगाई जाती थी। क्या होती थी? ग्रीस लगाई जाती थी, ताकि वह कारतूस लीक ना कर पानी से सुरक्षित रहेगा। परंतु इस कारतूस को मुंह से खींचना पड़ता था। इसी बीच यह अफवाह फैल गई कि यह कारतूस जो है वो क्या है? कारतूस पर लगा हुआ गिरीश गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ है, और अंग्रेजों ने ऐसा भारतीय हिंदू और मुसलमानों का धर्म नष्ट करने के लिए किया है, जिसके बाद पूरे उत्तर भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जन असंतोष फैल गया, जिसकी परिणति 1857 की क्रांति के रूप में हम देख सकते हैं। तो हमने दोस्तों आपको क्या बताया कि हम इस वीडियो में केवल एक क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जिस क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि भारत में 1857 की क्रांति के क्या कारण थे। तो हमने आपको 6 कारण बताया। एक राजनीतिक कारण, जिसमें हमने डलहौजी की नीति और वेलेजली की नीति, हड़प नीति और सहायक नीति की चर्चा की। दूसरा हमने आर्थिक नीति, तीसरा सामाजिक और धार्मिक नीति, चौथा सैन्य कारण, पांचवा अन्य कारण, और छठा जो था हमारा वो था क्या? तत्कालिक कारण। इन 6 कारणों का परिणाम था कि 1857 की क्रांति हुई। अगर आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देख लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपका एक क्वेश्चन जो 8 नंबर में आए या 3 नंबर में आए, कहीं पर भी अगर आप इस तरह से लिखते हैं इस पीडीएफ को देख करके, तो निश्चित तौर पे दोस्तों आपको बहुत ही फायदा होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करिएगा, इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।